हेलो दोस्तों, हाय। आज हम आपके सामने एक इम्पोर्टेंट और एक वास्ट चैप्टर लेकर आए हैं, ठीक है, जिसका नाम है एंटीबायोटिक्स। ठीक है। ये इतना वास्ट है कि अगर मैं एक साथ अगर लेक्चर लूँ और डालूँ तो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा भी कम पड़ जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स का जो लेक्चर होगा वो मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर में डिवाइड होके आएगा। फाइन। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग सबको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियोस लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब्स भी कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जिनको ज़रूरत है वो उन्हें शेयर भी करें। और मैंने अपना फ़ोन नंबर जो आप लोग इतने दिनों से डिमांड कर रहे थे, ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जिसको भी कुछ भी ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की, ठीक है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू एवरीथिंग। आपका कोई भी डाउट सेशन हो, आपका कोई भी किसी भी रिलेटेड डेटा फ्लो के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो। या आपको कोई एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप उसके लिए मैसेज कर सकते हो। कोई जॉब रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, आप उसके लिए मैसेज कर सकते हो। फाइन। सर इस वजह से मैंने अपना नंबर डाल के रखा है ताकि आप सबको अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ तो कम्प्लीटली हेल्प करूँ। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर दैट इज़ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स पहले तो क्या है, हमें ये पहले समझ में आना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक्स ये किस में और कब काम करता है। तो एंटीबायोटिक्स एक ऐसा चीज़ है जो आपको किसी भी तरह से वो कोई प्रॉब्लम हुआ है, यानी कि फॉर एग्जांपल खांसी, सर्दी या किसी तरह से चोट लग गई है आपको, अगर इसमें से कहीं पे भी आपको ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, मतलब आप पहले तो रेगुलर मेडिसिन ले रहे, अगर उससे आप ठीक नहीं हो रहे, इन दैट केस हम लोग यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कैटेगराइज है 4 टाइप में, मतलब बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है। सो सबसे पहले एंटीबायोटिक को एक्शन से, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है। सेकेंडली उसका थेरेपेटिक इंडेक्स की वजह से, थेरेपेटिक इंडेक्स मतलब वो कितना सेफ है उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है। फिर थर्ड है उसकी स्पेक्ट्रम की वजह से, ठीक है, कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम है। ठीक है। और उसके बाद में क्लासिफाई किया गया ये कि सोर्सेस, ठीक है, कि वो फंगाई से आया है कि बैक्टीरिया से आया है। वैसे आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, थेरेपेटिक है, और आपका स्पेक्ट्रम कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या फिर नैरो स्पेक्ट्रम है। इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम में यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि ये बैक्टीरियासाइडल है या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है। साइडल और स्टैटिक के बीच में फर्क तो पता है आप लोगों को। स्टैटिक मतलब स्टॉप करना और साइडल मतलब किल करना। फाइन। तो इस पार्ट से हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से कि किस तरह से ये काम करता है और किसकी कौन से कितने कितने पार्ट्स है उसमें। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स में फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये 8 टाइप में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला पार्ट है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। इसके आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है, बट हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा है और एक एक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। इसके लिए हम लोग उसको कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे। फाइन। तो इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। सो इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस में क्या होता है आपका, इसके एग्जांपल्स में आएंगे आपके पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बिपेनेम्स, मोनोबैक्टम, बेसिट्रासिन, साइक्लोसेरिन। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन जो है ना, इसकी थेरेपेटिक इंडेक्स हाई है। देखिए हम लोग साथ ही साथ नॉट ओनली वन, हम लोग सेकंड भी क्लास देख रहे हैं और थर्ड भी साथ वक्त देख लेंगे कि नैरो स्पेक्ट्रम है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ओके। तो हम लोग वो भी देखते जाएंगे। तो एक ही इसमें हम लोग ये भी पढ़ते जाएंगे कि वो नैरो स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, हाई थेरेपेटिक इंडेक्स है, लो थेरेपेटिक है। तो आप ऐसा कीजिए, एक ही इसमें लिखते जाइए इसे, ताकि आपको भी याद रहे इन फ्यूचर। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ही हम लोग और भी 2 पार्ट देख रहे हैं अभी फिलहाल में। ओके। सो इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस, उसमें क्या हुआ है कि पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन ये दोनों का थेरेपेटिक इंडेक्स हाई है। अब थेरेपेटिक इंडेक्स हाई का मतलब क्या होता है कि ये कितना हमारे लिए हेल्दी है, या मतलब ये हमारे कितना टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक है। सो वेरी हाई थेरेपेटिक इंडेक्स मतलब ये हमारे लिए ज़्यादा काम का है, इसका साइड इफेक्ट कम है एज कंपेयर टू इट्स यूजेस। ओके। सो ये दोनों के थेरेपेटिक इंडेक्स हाई है, बट ये नैरो स्पेक्ट्रम में। अब आप ये मत सोचिए कि पेनिसिलिन में, एमोक्सिसिलिन में आता है तो वो भी नैरो स्पेक्ट्रम में, ऐसा नहीं है, ये अलग है।
Whereas in पेनिसिलिन, जैसे कि फिनॉक्सी बेंज़ोथाइज़िन आता है या पेनिसिलिन वी करके जो आता है, वो अगर आएगा तो आपका वो जो है नैरोथेरेपेटिक है, ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है सिर्फ. सो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, दीज ऑल बोथ आर हैविंग हाई थेरेपेटिक बट दे आर हैविंग नैरो स्पेक्ट्रम. बट इन केस ऑफ सिफेलोस्पोरिन सिर्फ फर्स्ट जनरेशन जो है वो ही आपका नैरो स्पेक्ट्रम है, बट सेकेंड जनरेशन के बाद से आपका सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाएगा. सिफेलोस्पोरिन तो आपको पता है कि 4 जनरेशन में डिवाइडेड है, वो भी हम लोग इन फ्यूचर अभी देखेंगे एक करके. तो सिफेलोस्पोरिन पहले जनरेशन ही सिर्फ एक नैरो स्पेक्ट्रम है, बट सेकेंड जनरेशन से वो हो जाता है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम. वेरेस कार्बापेनम एंड वेंकोमाइसिन ये दोनों एंटी स्यूडोमोनल एक्टिविटी में इसमें एंटी स्यूडोमोनल एक्टिविटी है. फाइन. उसके बाद में इन वेंकोमाइसिन अगर आप देखेंगे तो इसका थेरेपेटिक इंडेक्स बहुत ही लो है, सिर्फ लो नहीं, वेरी लो है, वेरी लो थेरेपेटिक इंडेक्स. द साइड इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, ठीक है. इसका साइड इफेक्ट क्या है आपका? नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी. इसका मतलब क्या होता है? सो नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब आपके न्यूरॉन से रिलेटेड होंगी कंप्लीटली, वेयरएज ओटोटॉक्सिसिटी मतलब आपके कान के रिलेटेड होगा. सो इन्फ्लेमेशन होगा या फिर कान में आपको सुनाई नहीं देगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम कर सकता है वो, ठीक है. उसके बाद में आएगा आपका बेसिट्रासिन एंड साइक्लोसेरिन. तो आ जाते हैं हम लोग अपने सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ, जिसका नाम है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस. अभी इसका एग्जांपल क्या है? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन एंड लिनेजोलिड. एक चीज़ याद रखिएगा, ये लिनेजोलिड जो है ये एक्चुअली एंटीबायोटिक है, ठीक है. तो ये एंटीबायोटिक है. एक्चुअली इसको लोग फंगल समझते हैं कि एंटी फंगल है ये, ठीक है, बट दिस इज एन एंटीबायोटिक, इट इज स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक. ओके. अब हम लोग बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन की. देखिए हम लोग एक एक मेडिसिन जो है हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स, ओके. बट यहाँ पे इसके लिए बताया जा रहा है क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से आपका कौन क्या है आपको ये पता होना जरूरी है. फाइन. सो अब टेट्रासाइक्लिन की बात करते हैं. तो टेट्रासाइक्लिन क्या है? सबसे पहले तो इसका लो थेरेपेटिक इंडेक्स है, सेम विथ योर क्लोरामफेनिकॉल, ओके. बट इन मैक्रोलाइड्स दीज आर वेरी सेफ एक्चुअली वी कैन से एंड हैज हाई थेरेपेटिक इंडेक्स. दिस इज स्टैटिक इन नेचर, दैट इज बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है, स्टॉप करेगा ये. और ये टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एंड दैट इज ऑल्सो बैक्टीरियोस्टैटिक. बट क्लोरामफेनिकॉल एक है जो लो थेरेपेटिक इंडेक्स है इसका, ठीक है, और इसका साइड इफेक्ट है बोन मैरो सप्रेशन. अभी टेट्रासाइक्लिन की अगर बात किया जाए तो दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन योर प्रेगनेंसी, ओके. सो टेट्रासाइक्लिन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. अब क्लोरामफेनिकॉल की अगर बात किया जाए तो दिस कॉजेस ग्रे बेबी सिंड्रोम, ओके. इसके लिए हम लोग इसको बच्चों में नहीं देंगे. फाइन. एक आता है ग्रे मैन सिंड्रोम, ठीक है, बट वो होता है आपके एमियोडेरोन की वजह से, ओके, नॉट बिकॉज ऑफ द क्लोरामफेनिकॉल. तो ये आप ध्यान रखिएगा, पर ये दोनों आप लिख लीजिए कि ग्रे बेबी सिंड्रोम और ग्रे मैन सिंड्रोम कौन से मेडिसिन से ये होता है, ओके. तो ये आपका लिखना बहुत जरूरी है. आप एक एक चीज इसमें से लिख लीजिए कि ये इसका साइड इफेक्ट क्या है और क्या क्या कॉज कर सकता है, ठीक है. मैक्रोलाइड्स दीज आर हैविंग अ हाई थेरेपेटिक इंडेक्स एंड दीज आर स्टैटिक इन नेचर एंड दिस इज आल्सो एन एंजाइम इनहिबिटर, ओके. देखिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर इनहिबिट दिया रहेगा तो दैट मींस ऑल ऑफ द मेडिकेशंस विल बी एंजाइम इनहिबिटर ओनली. बट मैं सिर्फ कुछ कुछ मेडिसिन का सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में मोस्टली वही पूछे गए हैं, ठीक है. अगर मुझे बताना है तो मैं सब कुछ बता देता हूँ, मगर इसमें क्या हो जाएगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि ये इसका क्या लिखना है, इसका क्या लिखना है. तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं आपको जितना बता रहा हूँ आप बस उतने का ही लिख लीजिए, दैट्स इट. वो एग्जाम आपका इजीली निकल जाएगा. सो थर्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म एक्शन इज कॉजेज लीकेज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन. इसके एग्जांपल्स होंगे आपके पॉलीपेप्टाइड, पॉलीइन एंड एम्फोटेरिसिन बी. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, बट आपको मैं एम्फोटेरिसिन बी का बता दूं कि इसका जो है वेरी लो थेरेपेटिक इंडेक्स है, ओके. बट दिस इज सेफ इन प्रेगनेंसी, ओके, सेफ इन प्रेगनेंसी. FDA कैटेगरी बी बोला जाता है इसको, ओके. दिस इज अवेलेबल इन इंजेक्शन फॉर्म. इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, ओटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, ओटोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक, एंड ये बोन मैरो सप्रेशन भी कॉज करता है, ठीक है.
अंडरस्टूड। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग इसके फोर्थ कैटेगरी में, दैट इज इनहिबिट डीएनए गायरेज। अभी इनहिबिट डीएनए गायरेज में का एग्जांपल है आपका फ्लोरोक्विनोलोन, यानी कि इसके एग्जांपल में आएगा आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। दिस ऑल आर contraindicated in pregnancy, contraindicated in pregnancy, ठीक है। ये G6PD पेशेंट के लिए भी नहीं है, ओके। तो जिसको भी G6PD का प्रॉब्लम है वो उसको नहीं ले सकता है। अभी हम लोग ने जो उस दिन किया था फॉर्मूला VANPS, ठीक है, तो उसमें F भी मिला दीजिए ताकि आपको याद रहे कि फ्लोरोक्विनोलोन भी वन ऑफ द प्रोडक्ट है जो G6PD हम लोग यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग ने ये सिर्फ इसके लिए प्रीफर किया है इसको क्योंकि ये ही रेगुलरली पूछा जाता है, बट फ्लोरोक्विनोलोन भी एक ऐसा है जो G6PD हम लोग यूज नहीं कर सकते। ओके, अभी फिफ्थ इसका कैटेगरी है आपका इंटरफेयर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसका एग्जांपल है आपका सल्फोनामाइड्स एंड पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। इसमें हम लोग सल्फोनामाइड्स का हम लोग देखते हैं। सो दिस वन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये, ठीक है। अब ये जो है हम लोग G6PD में नहीं दे सकते, ये आपको पता ही है। G6PD में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये, और इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन है आपका, इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन है आपका स्किन रैशेस, ठीक है, स्किन रैशेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज कर सकता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये हम लोग ने एक और मेडिसिन में देखा था पिछले बारे में, जब मैं आपको बताया था कार्बापेजिपिन, दैट आल्सो कॉजेस स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बिकॉज कार्बापेजिपिन इज अ पार्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स, ठीक है, उसका एग्जांपल है एक तरह से देखा जाए तो। सो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में सॉरी इट कॉजेस स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, तो इसमें क्या हो जाता है कि स्किन रैश होता है, रेड हो जाता है, पूरा स्किन रेड हो जाता है, ओके, अंडरस्टूड दिस। एंड वन मोर थिंग इसमें ऐड कर देते हैं, दैट इज कैर्नेक्टिव कैर्नेक्टस। ये एक प्रॉब्लम है जो बच्चों में हो सकता है। क्या हो जाता है जब न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनमें बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो ये पता है आपको कि बॉडी येलो कलर दिखने लग जाती है, यानी कि एक तरह का जॉन्डिस दिखने लग जाता है। अगर उस टाइम पे हम लोग अगर बच्चों को अगर ट्रीट करने के अगर सल्फोनामाइड अगर देते हैं तो क्या करेगा सल्फोनामाइड बच्चे के ब्रेन में सल्फोनामाइड क्या करेगा, अभी बिलीरुबिन को हटा तो देगा बट वहाँ पे वो डिपोजिट होगा, सेल्फ डिपोजिशन हो जाएगा बिलीरुबिन को हटा के, और इस वजह से क्या हो जाएगा कि सल्फोनामाइड आपके ब्रेन बैरियर में चले जाएगा, मतलब बच्चे के ब्रेन में चले जाएगा, और जब वो वहाँ पे चले जाएगा तो इट विल कॉज द ब्रेन डैमेज, अल्टीमेटली बच्चे की डेथ हो सकती है, अंडरस्टूड। सो दैट टर्म इज कॉल्ड एज कैर्नेक्टेरस, अंडरस्टूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इसके बारे में पूछा गया था, दैट्स द रीजन इसके बारे में हम लोग ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ये पांचों, और 3 पार्ट है इसके, फटाफट उसको भी खत्म कर लेते हैं। तो इसका 6th है आपका मिस रीडिंग ऑफ mRNA और इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बोल सकते हैं इसे, फाइन। तो इसमें क्या होता है मिस रीडिंग ऑफ mRNA, मतलब mRNA को मिस रीड करवाता है, कौन है वो, एमिनोग्लाइकोसाइड। एमिनोग्लाइकोसाइड का जो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो बहुत ही लो है, ठीक है, लो थेरेपेटिक इंडेक्स, जिसकी वजह से उसकी वजह से नहीं बोल सकते, मगर इसका जो है स्पेक्ट्रम नैरो है। उसका एडवर्स इफेक्ट या उसका साइड इफेक्ट बोल सकते हैं ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड क्रेनियल नर्व डैमेज। इसके एग्जांपल में आता हुआ कैनामाइसिन, एमिकासिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, और भी 3-4 है। जब हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे एमिनोग्लाइकोसाइड के तो उस टाइम पे आ जाएगा वो भी, फाइन। बट ये इंपॉर्टेंट है एमिनोग्लाइकोसाइड के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो भी मेडिसिन लेंगे आपको यही सब उसका टॉक्सिसिटी और ये सब आएगा। तो आप सिर्फ उसके एग्जांपल्स पढ़ लीजिए एंड दैट्स इट, एमिनोग्लाइकोसाइड आपका खत्म हो जाएगा वहीं के वहीं, फाइन। अब रिफेम्पिसिन पे आते हैं। रिफेम्पिसिन एक ऐसा मेडिसिन है या फिर ऐसा एंटीबायोटिक है जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस में काम आता है ये। उसके बाद हम लोग की बात करते हैं मेट्रोनिडाजोल के बारे में। मेट्रोनिडाजोल एक एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है, फाइन। सो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है ये, तो ये काम करेगा आपके मतलब एक्चुअली देखिए इसका तो काम है आपके इसमें पेट के कुछ भी गड़बड़ में, यानी कि आपको अगर लूज मोशंस हो रहा है तो उसमें भी काम आ जाता है। अगर आपको HP पाइलोरी का प्रॉब्लम है, हेलिकोबैक्टर का प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपके काम आ जाता है ये। बट इसका जो साइड इफेक्ट है तो ये क्या है, आपका यूरिन को
ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक कर देता है, ब्राउनिश ब्लैक। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरफियर विद डीएनए सिंथेसिस। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से। सो क्या है, ये देखिए इंटरफियर विद डीएनए फंक्शन है ये, ठीक है, और यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। वैसे देखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपके लिए कोई भी इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैं इंटरफियर विद डीएनए सिंथेसिस की बात कर रहा हूँ, बट आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये क्या काम करता है, क्या इसका साइड इफेक्ट क्या है। एंड योर लास्ट पार्ट इज इंटरफियर विद डीएनए सिंथेसिस एंड दैट कम्स योर एंटीवायरल ड्रग्स। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख के रखा मैंने ज़िडोविडिन, और भी आएंगे आगे क्योंकि उसको हम लोग को डीप में पढ़ना है। ओके, तो ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग एक्चुअली हम लोग देखा जाए तो हम लोग ने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया इसमें, मतलब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हो गया अपना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से भी हो गया, फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम या नैरो स्पेक्ट्रम है उसके हिसाब से भी हो गया, और उसके बाद में फिर आपका थेरेपेटिक इंडेक्स के हिसाब से भी हो गया है। ओके, तो ये सब आपको हो तो गया है। अब आप क्या करिएगा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जहाँ जहाँ भी मैंने आपको बताया ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में, तो वो सब मेडिसिन उसके अंडर में लिख लीजिएगा। और स्टैटिक एंड साइडल, ओके, जो फर्स्ट वाला, जो सबसे पहला वाला जो था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हम लोग ने किया था सबसे फर्स्ट वाला, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस वाला, तो उसमें आप बैक्टीरिया साइडल लिख लीजिएगा, तो वो कंप्लीट मेडिकेशन जो रहेगा ना वो आपका बैक्टीरिया साइडल है। अदर देन दैट जो भी हमने आपको आगे पढ़ा स्टैटिक करके, तो वो सब बैक्टीरिया स्टैटिक होगा। तो कॉलम बनाइएगा आप, एग्जाम्पल लिखिएगा उधर, मतलब एग्जाम्पल लिखिए उसमें कि बैक्टीरिया स्टैटिक, तो उसके नीचे लिख लीजिए कि कौन से स्टैटिक थे। उसके बाद में फिर आप बैक्टीरिया साइडल लिख लीजिए, उसके नीचे लिखिए कौन से मेडिसिन, कौन से जो ड्रग्स है वो बैक्टीरियल साइडल है। उसके बाद में आप लिख लीजिए कि कौन से नैरो स्पेक्ट्रम है, कौन से ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो इस तरह से क्या करना कि आपका एक ही बार में सब पढ़ाई करके हो जाएगा। अभी कैसा है कि इसको मेरे को बार बार रब करना है, बार बार ये करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको एक ही साथ में पूरा कराते क्या। फाइन, समझ में आ गया। तो आपको अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द ये तो हो चुका आपका। अब हम लोग एक एक करके डीप में पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग ने देखा था पेनिसिलिन हो गया, फ्लोरोक्विनोलोन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन्स हो गए, सॉरी सिफेलोस्पोरिन्स हो गए। तो हम लोग एक एक करके उसको हम लोग डीप में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो मे बी हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक यू। मैं आपको सबको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, और आपको कोई भी डाउट समझ में नहीं आए तो आप उस पर भी आप उसके बारे में मुझे पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपना नंबर दे के रखा है, तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टडी हार्ड। गुड बाय।